गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता। जैसा आपको पता है कि आपके इंडियन ज्योग्राफी का अभी अभी हमने टॉपिक नया शुरू किया है, तो उसमें पहला चैप्टर है आपका। देखिए, भारत के भूगोल में पढ़ने से पहले आपको हमें सबसे पहले भारत के इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उस चीज़ के इतिहास के बारे में जानना पड़ता है, क्योंकि बिना इतिहास के हम उस चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भारत के भूगोल को समझना है तो हमें भारत के भूगोल के इतिहास को भी समझना पड़ेगा कि भारत का इतिहास कैसा रहा है। तो देखिए, इसके लिए जो हमें भारत का इतिहास है उसको जानने के लिए हमें एक भौगोलिक समय मापक की जरूरत पड़ती है। भौगोलिक समय मापक, है ना। तो देखिए, ये पृथ्वी का भौमिकीय समय मापक है। हालांकि ये विदेशी है, क्योंकि ये ब्रिटेन का बनाया हुआ है, जिसने पूरे विश्व का ये समय मापक बनाया पूरी पृथ्वी का कि कब पृथ्वी का जन्म हुआ, उद्भव काल से लेकर के अभी तक पृथ्वी पर कितने युग हुए हैं, कितने महाकल्प हुए हैं। मगर भारतीयों ने भी अपना बनाया है। भारतीयों के अनुसार भी इनके कुछ अपने नाम दिए हैं। भारतीयों के इनसे मिलते जुलते ही हैं, लगभग उन्होंने अपना नाम दे दिया है। टी हॉलैंड थे जिन्होंने भारत को जो है 4 भागों में बांटा था, 4 महाकल्पों में बांटा था। तो देखिए, मैं आपके सामने काफी पहला टॉपिक रख रहा हूँ। देखिए, सबसे टफ टॉपिक है, सबसे कठिन टॉपिक है ये, और ये पूरे भारत को समझने के लिए एक चाबी की तरह है। क्योंकि अगर आपने इस मापक को समझ लिया, इस स्केल को समझ लिया, तो भारत के पूरे भूगोल को समझने में आपको कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इसी मापक के हिसाब से हम चट्टानों का विवरण ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी चट्टान किस स्थान पर भारत में पाई जाती है और उस चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है और उस स्थान पर कौन सा खनिज निकलता है। तो ये समय मापक हमें पूरे भारत को एक तरह से चाबी के समान हमें हर चीज को खोजने में मदद करता है। तो इस समय मापक को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक समय मापक बना रखा है। हालांकि मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, परंतु मैं इसका आपको चित्र सेंड कर दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं इसको। तो इसको समझने के लिए आपको बहुत कुछ समझना है। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि हमारी पृथ्वी की आयु जो है 450 करोड़ साल है, यानी कि आज से 4.5 बिलियन यानी अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। और उत्पत्ति के समय पृथ्वी जो बहुत ही गर्म थी, है ना, इतनी एकदम गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हुई। तो लगभग 300 करोड़ साल पहले तक, यानी 150 करोड़ साल तक तो पृथ्वी ठंडी ही होती रही। उस पर जो ऊपरी पपड़ी थी उसमें दरारें आई, विदलन हुआ, बहुत सारे प्रक्रम हुए होंगे। आप समझ सकते हो, जब पृथ्वी जब आग का गोला थी और उसके बाद ठंडी हुई होगी तो उसमें कई सारे प्रक्रम हुए होंगे। तो उसी के बाद जो सबसे पहला जो वैज्ञानिकों ने जो क्रम यहाँ पर ज्ञात किया है उसे अजीब कहा गया है। देखिए, वैसे तो 5 महाकल्प हैं, छठा मान लेते हैं अजीब। वैसे 5 महाकल्प हैं, 4 युग हैं और 16 काल हैं जो अभी तक पृथ्वी पर गुजरे हैं। ध्यान रखना इस बात का, 5 महाकल्प, 4 युग हैं, 16 आपके काल हैं और इनकी अवधि कब तक रही है। तो देखिए, सबसे पहला आता है अजीब। आपको पता है अजीब क्यों कहा जाता है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं एजोइक। एजोइक इसलिए कहा गया है क्योंकि उस समय पृथ्वी पर कोई जीव की उत्पत्ति हुई ही नहीं थी, है ना। हालांकि उस समय आदि, अब देखिए इसको अजीब कहा गया, इसका मतलब यही है कि इस टाइम तक पृथ्वी पर कोई भी जीव था नहीं, यानी किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में एजोइक, यानी कि अजीब। और इसके जो पहला जो आपका जो काल था वो था आर्कियन काल, जो आया था आज से 3000 मिलियन वर्ष पूर्व, या जिसे हम कह सकते हैं 300 करोड़ साल पहले जो आया था सबसे पहला युग, उसे कहते हैं हम आर्कियन युग या आर्कियन एरा। आर्कियन का मतलब होता है सबसे प्राचीन, और भारतीयों ने इसका नाम रखा आद्य। आद्य मतलब आर्कियन, यानी कि सबसे प्राचीन, जिससे प्राचीन कुछ हो ही ना, है ना। तो आर्कियन एरा जो सबसे पहला आया था, इसे 300 करोड़ साल पहले यानी 3000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सबसे पहला जो युग था उसको आर्कियन एज कहा जाता है। और इसको हिंदी में या भारतीयों में कहते हैं, इसको आद्यकल्प कहते हैं। तो 300 करोड़ साल पहले आया था ये। देखिए, ये युगों को समझना ही आपको उसकी चाबी कैसे है मैं आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे कि कैसे इन युगों को समझना जो है पूरे भारत के भूगोल की चाबी की तरह इसको खोल के रख देगा। कैसे, देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अजीब था, आर्कियन था। इस टाइम पर पृथ्वी पर कोई जीव उत्पन्न नहीं हुआ था। आर्कियन कल्प कहते हैं इसको, 300 करोड़ साल पहले हुआ था। ये वो समय था जब इस पृथ्वी पर प्रारंभिक चट्टानों का निर्माण हुआ। देखिए, आर्कियन युग है यहाँ पर। अभी भी यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, आप एमए के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये पता हुआ कि आर्कियन युग तक अभी पृथ्वी का विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि अभी भी महाद्वीप महासागर सब एक अलग थे, अलग नहीं थे, एक ही थे। एक ही पूरा महाद्वीप था जिसको पेंजिया बोला गया था।
और एक ही सागर था, पूरा पैंथालासा बोला गया था। अभी तक पृथ्वी पर महाद्वीपों का विखंडन नहीं हुआ है, ध्यान रखना। वो विखंडन आपका आगे जाके जुरैसिक काल में शुरुआत में हुआ, यहाँ पर 18 करोड़ साल पहले, यहाँ पर देख लीजिए जुरैसिक काल में, है ना। यहाँ पर अभी भी कोई विखंडन नहीं हुआ है। प्रारंभिक चट्टानों का निर्माण इसी समय में हुआ था, आज से 300 करोड़ साल पहले सबसे पहली प्रारंभिक चट्टानों का निर्माण हुआ था, जिन्हें आर्कियन क्रम की शिलाएं हम कहते हैं। यही चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो इन्हीं चट्टानों से, देखिए आर्कियन शिलाओं से ही सबसे प्राचीन मानी जाती है ये, तो 300 करोड़ साल पहले हुआ था। अब आपके सामने में एक बात बता रहा हूं, देखिए आर्कियन के बाद जो युग आया उसे कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, है ना, प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। ये आज से 270 करोड़ वर्ष पूर्व स्टार्ट हो गया था, है ना, 270 करोड़ वर्ष पूर्व स्टार्ट हो गया था और 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला था ये। इसी दौरान आपकी जो है अरावली माउंटेन्स की उत्पत्ति हुई थी, ध्यान रखना इस बात का। यानी माउंटेन्स जो हैं आपके जो हैं ये आपके कैम्ब्रियन काल तक बने थे। ये जो अरावली माउंटेन्स है ये आपके 60 से 70 करोड़ वर्ष पुराने हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये तो आर्कियन शिलाएं हैं, ये 300 करोड़ वर्ष पुरानी हैं। और जो आपके जो प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टाने हैं, यानी कि जो आपकी जो अरावली रेंज है, ये मात्र 60 से 70 करोड़ वर्ष पुरानी है। अब आप देखते हैं कि जो हमारी जो अरावली रेंज है ये काफी विदलन हो चुका है, इसमें काफी टूट फूट होकर के और अपरदित हो चुकी है। तो अभी ये 70 करोड़ साल पहले बनी है, तब इसकी ये हालत हो गई है। अरावली माउंटेन कई जगह पर तो गायब भी हो गई हैं। तो सोचो आर्कियन जो शिलाएं हैं जो 300 करोड़ वर्ष पूर्व पहले स्थापित हुई थी, उनकी स्थिति क्या हुई होगी? वो तो बिल्कुल विलुप्त हो गई होंगी। हाँ जी, बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं। ये मात्र धरातल के अंदर रह गई हैं और इन आर्कियन शिलाओं ने ही अन्य आने वाली चट्टानों के लिए जमीन का काम किया है, धरातल का काम किया है। और इन आर्कियन शिलाओं के ऊपर ही बाकी की सारी क्रम की जितने भी कालों में चट्टानें उत्पन्न हुई हैं वो इन्हीं के धरातल के ऊपर अवस्थित हैं, इन्हीं के ऊपर उनका जो उद्भव हुआ है। तो समझ में आया कुछ आपको? मैंने जो आपको समझाया, आर्कियन शिलाएं सबसे प्राचीन शिलाएं हैं। ये जब घिस-पिट के खत्म हो गई तो इनके ऊपर बाद में जो दूसरी चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ। इसमें ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस की शिलाएं सबसे प्राचीन थी। हालांकि अब ये धरातल पर दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि ये घिस-पिट गई। इतना पुराना समय 300 करोड़ साल पहले की है, तो अब इनका बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, ये खत्म हो चुकी है। केवल जमीन में है, धरातल में है। और इन धरातल के ऊपर जो है अन्य चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। जैसे अरावली चट्टानों के नीचे अगर जाएंगे तो वहां आर्कियन क्रम की शिलाएं मिलती हैं। हिमालय के नीचे जाएंगे तो वहां भी आर्कियन क्रम की शिलाएं मिलती हैं। और चट्टानों के नीचे साउथ इंडिया में जाएंगे तो जितनी भी कोडप्पा क्रम है, धारवाड़ क्रम है, उनके नीचे हमको आर्कियन शिलाएं ही मिलती हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बाद में इन शिलाओं की उत्पत्ति हुई थी। तो देखिए मैंने आपको बताया प्री कैम्ब्रियन काल में कोडप्पा काल विभाग में कहा गया, इसको पुराण समूह कहा गया है। तो इसी में कोडप्पा काल आता है। कोडप्पा देखिए आंध्र प्रदेश में एक जिला है कोडप्पा, वहां पर कोडप्पा काल यानी प्री कैम्ब्रियन काल की शिलाएं पाई गई हैं, जो इन्हीं शिलाओं आर्कियन शिलाओं की ऊपर जो है विकसित हुई थी। इसीलिए इनको कोडप्पा क्रम जो है कोडप्पा क्रम नाम दे दिया गया, वहीं के जिले के नाम पर ही कोडप्पा क्रम है ना। इनको हम बाद में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको इतना समझाऊंगा तो यहाँ पर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और कम से कम इसके लिए कम से कम 15 से 20 घंटे का लेक्चर चाहिए पूरा समझाने के लिए। तो मैं इतना नहीं समझा सकता, यहाँ पर इतना संभव नहीं है। तो अब देखिए इसके बाद कैम्ब्रियन काल आया, ये 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा। फिर इसके बाद ऑर्डोविसन आया, ये 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा था। इसके बाद सिल्यूरियन कल्प है ना, इसको पुराजीव में शामिल करते हैं। पुराजीव क्यों कहते हैं? पुराजीव मतलब प्रारंभिक जीव। कैम्ब्रियन काल में प्रारंभिक जीव उत्पन्न हो गए थे, है ना, जो एक रीढ़ वाले थे ना, वो मतलब जो एक सेल्यूलर वाले, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये हालांकि आजीव, इसको आजीव, आर्कियन को आजीव कहा जाता है। 300 करोड़ साल पहले किसी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, परंतु आद्य कल्प इसको कहा गया है भारतीय में। परंतु एक जीव था जिसकी उत्पत्ति हो चुकी थी, वो था बैक्टीरिया। इसीलिए बैक्टीरिया को आद्य कहा जाता है। आद्य बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया इस पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न होने वाले जीव थे। उनको जीव में तो नहीं रखते हैं क्योंकि वो जीवित और मृत के बीच की कड़ियां हैं, क्योंकि वो ना तो जीवित है ना मृत है ना। वो जो फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब वो जिंदा हो जाते हैं, या होस्ट पर वो सर्वाइव करते हैं, यानी परपोषी होते हैं ना, उसमें पर सर्वाइव करते हैं। तो देखिए इसके बाद ऑर्डोविसन आया, फिर सिल्यूरियन आया 44 करोड़ साल पहले, ये 4 करोड़ साल तक रहा था। इसके बाद डिवोनियन कल्प आया, कार्बोनिफरस आया। कार्बोनिफरस देखिए यहाँ पर ये 35 करोड़ साल पहले आया था। इसी कार्बोनिफरस काल में जो है आपके कोयले का निर्माण हुआ था। पृथ्वी पर काफी हलचलें हुई थी, जैसे ग्रीन प्लांट्स थे जितने भी वो सब दब गए थे, बाद में वो क्या बन गए? कोयला बन गए। इस कार्बोनिफरस काल को भी दो भागों में बांटा गया, ऊपरी कार्बनी और मध्य विन्यास और मध्य कार्बनी, है ना। तो इसको दो भागों में बांटा गया। इसका पर्मियन काल है, देखिए 27 करोड़ साल पहले। ट्राइएसिक है ना, ट्रियासिक काल भी कहते हैं, 22.5 करोड़ साल पहले। इसके बाद फिर जुरैसिक काल है। जुरैसिक काल है, ये वही काल है जिसमें जो है डायनासोर्स पाए गए थे 18 करोड़ साल पहले। इसके बाद क्रिटेशियस काल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के दृष्टिकोण से,
क्योंकि देखिए इसी काल में, क्रिटेशियस काल में ही जो है भारत में एक साउथ इंडिया में, दक्षिण में दरारी उद्भेदन हुआ था, काफी बड़े क्षेत्रफल पर हुआ था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर जो है जो लावा का फैलाव हो गया था, जिसलिए दक्कन लावा कहते हैं ना, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं कि दक्कन लावा का फैलाव हुआ था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर हुआ था। वर्तमान में अपरदित होते हुए अब 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर रह गया है, जिसमें काली मिट्टी का विस्तार है, जो अधिकतर गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कुछ मात्रा में पश्चिमी मध्य प्रदेश में है ना। तो इनको समझने के लिए आपको काफी कुछ भारत के भूगोल में आपको गहराई से समझना पड़ेगा। अब तक आपने जो भारत का भूगोल पढ़ा है वो केवल आपने सैद्धांतिक नहीं पढ़ा होगा, वो केवल आपने तथ्यात्मक से रटा होगा, और आपको समझना है तो उसमें डीप जाना पड़ेगा, आपको हर चीज को समझना पड़ेगा। तो इसके बाद देखिए क्रिटेशियस काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13.5 करोड़ साल पहले इसी में दरारी उद्भेदन हुआ था लावा का। और जुरासिक काल में ही मैं आपको बता दूं, ये 18 करोड़ साल पहले जब पेंजिया का विखंडन होना शुरू हो गया था, और इसी काल में जो महाद्वीप एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए थे, तो भारत भी उस समय उत्तरी तरफ बढ़ रहा था और अंगारा लैंड से टकराने वाला था। तो बीच में, समुद्र के बीच में एक ज्वालामुखी आ गया था, जो उसके ऊपर से भारत का स्थल जो गुजर रहा था, उसी ज्वालामुखी के फटने से दरारी उद्भेदन भारत के स्थल पर हुआ था, जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैल गया था। वर्तमान में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसके बाद देखिए क्रिटेशियस काल के बाद ये नवजीव शुरू हो जाता है, जो नए जीवों की उत्पत्ति हुई थी। प्रधान नूतन है, इसमें आदि नूतन है, मध्य नूतन है और अति नूतन में 4 कालों को सम्मिलित किया। 7 करोड़ साल पहले, 6 करोड़ साल पहले, 2.5 करोड़ साल पहले और 1.1 करोड़ साल पहले। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट काल और है आपका, यहाँ पर ये अभिनूतन काल 10 लाख वर्ष पूरे, इसको प्लीस्टोसीन कहते हैं। और जो नूतन अभी होलोसीन जो चल रहा है, अभी ये चल रहा है होलोसीन कल्प कहते हैं इसको, 10,000 साल पहले शुरुआत हुई थी इसकी। तो आपको देखिए ये समझना है, काफी डिटेल में आपको समझना है इसको, चीजों को। मैं हालांकि आपको फोटो दे दूंगा इसका, और उसके बारे में आपको मैं जो मैटर है मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो इन चीजों को समझने के लिए आपको बुक का काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैंने आपको बुक सजेस्ट की थी, आरसी तिवारी सबसे बेस्ट बुक है इसके लिए, जिसमें से आप इस चैप्टर को डीपली अच्छा से पढ़ सकते हो। ये वाली बुक है जो आपको काफी मददगार होगी इस किताब में। इसके अलावा कोई भी किताब मैं मानता हूं मददगार नहीं है, इसी किताब के थ्रू ही आप इसको समझ सकते हो। इसके अलावा कोई भी किताब भारत के भूगोल की यहाँ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि यही कंपटीशन की किताब है और यहीं से आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही सरल लैंग्वेज में दे रखा है इस किताब में। इसके अलावा सारी किताबें बुक्स या बेकार है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये भारत का समय मापक है। तो आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो में कुछ और हम टॉपिक नया देखेंगे, इनके फिर आगे की हम देखेंगे। आज अब हम आगे आने वाली वीडियो में इन एक कालों को हम ढंग से अच्छे से पढ़ेंगे, इनको अंदर जाकर पढ़ेंगे कि आज के मतलब में कौन कौन सी शिलाएं बनी थी, कहाँ पर भारत में क्षेत्र पाए जाते हैं, विश्व में कहाँ पाए जाते हैं, प्री कैम्ब्रियन काल में कौन सी चट्टानें बनी थी और विश्व में ये कहाँ पर फैली हुई हैं। तो उन सब चीजों को हम समझेंगे, इनको पर्टिकुलर एक एक पढ़ के। देखिए मैं आपको वैसे बता दूं, जैसे आर्कियन जो इरा है, जो अजीब में आता है, इनके ऊपर पूरी एक किताब है पढ़ने के लिए। साइंटिस्टों ने पूरी किताब लिख रखी है, आप नेट पर जाके सर्च करेंगे तो इनके ऊपर पूरी। भाई देखिए अपना एक युग है ना, वर्तमान युग चल रहा है, उसकी कितनी लंबी कहानी है। तो ऐसी इस युग की अपनी कौन कौन से जीव थे उस टाइम पर, पृथ्वी पर कौन कौन से परिवर्तन हुए थे, क्या क्या नया नया हुआ था, तो वो सब अपने आप में पूरी एक किताब समझ लीजिए आप इसको। मगर आपको इतना डीपली नहीं जाना है, आपको बस इन चीजों को समझना है। इनके जो कुछ मुख्य जो तत्व हैं उनको यहाँ पर हमें अपने दिमाग में रखना है, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे आप जो भविष्य में आप कंपटीशन में जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये काम करेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए वीडियो में इतना है।